ये मिशन लर्न विद प्रोजेक्ट्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म का देखा था और उसमें जो हमने क्लिक इवेंट के ज़रिए हमने अपनी जो एचटीएमएल की जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्टाइल को चेंज करके हमने स्टेप्स बनाए थे फॉर्म के। और जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते थे तो हम फॉर्म के अगले स्टेप पे चले जाते। तो इस तरह हमने एक मल्टी स्टेप लॉगिन फॉर्म बनाया था। और इस वीडियो में मैं ये जो रिस्पॉन्स नोटिफिकेशन बार बना के मैं इसको मोबाइल साइज़ पे लेके जाऊँ, मोबाइल स्क्रीन पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करा, तो ये यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी, अब ये मुझे डेवलपर टूल्स खोल के दे देगा क्रोम के। और मैं यहाँ से इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके जाता हूँ। तो जैसे मैं रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके गया तो यहाँ से मैं कोई मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आईफ़ोन 6 प्लस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आईफ़ोन 6, 7 और 8 प्लस का साइज़ एक जैसा है, तो ये एक ही जो है ना जगह पे मुझे दिखा रहा है। तो अब मैं ये यहाँ पे मेरे पास हैमबर्गर की आइकन मौजूद है। अब मैं जैसे ही इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करूँगा, तो ये एक स्मूथ एनिमेशन के साथ ये मुझे मेरे मेन्यू आइटम्स दिखा देगा। होम और इसके साथ-साथ ये हमारे सोशल लिंक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँगा तो ये वापस बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बना के दिखाऊँगा फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं जो-जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो-जो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको बेसिक से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने फ्रीलांस पाकिस्तान चैनल पे जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो ज़रूर देखा हो। फ्रंट एंड का पार्ट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तक है, ये jQuery जहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये यहाँ तक का फ्रंट एंड का पार्ट है। फ्रंट एंड में सिर्फ़ जो चीज़ 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अगर क्लाइंट आपको कोई ऐसा काम देता है, इसका ताल्लुक सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ है, तो मतलब कि वो जॉब फ्रंट एंड की जॉब कहलाएगी। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपको कह सकता है कि जो है ना हेडर का कलर चेंज कर दो या फिर इसको रिस्पॉन्सिव बना दो। तो इस तरह की चीज़ें का जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ़ फ्रंट एंड के साथ होता है, यानी कि सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड। और अगर मैं इसको टैबलेट के स्क्रीन साइज़ पे लेके जाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे आईपैड पे चला गया, तो ये यहाँ पे भी ये मुझे हैमबर्गर दिखा रहा है। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके जाऊँ और मैं इसको इसका साइज़ चेंज करूँ, तो ये देखें। लैपटॉप की चाहें तो ये सारे मेन्यू आइटम्स दिखा देगा। और अगर उससे कम पे हैं हम, या टैबलेट पे या मोबाइल पे हैं, तो ये सिर्फ़ हैमबर्गर आइकन दिखाएगा। और हम जैसे ही हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास सारे मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले हो जाएँगे। तो इसको बनाना बड़ा ही सिंपल है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का इसमें कमाल है। तो ज जब मैं जब मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करी थी, तो मुझे बड़ा ये हैरत होती थी कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही है। तो इसमें जो इस सीरीज़ से जो बिगिनर्स हैं, उनको जो डाउट होते हैं कि उन्हें जावास्क्रिप्ट कहाँ इस्तेमाल करनी है, उन्हें पीएचपी कहाँ इस्तेमाल करनी है, वो सब क्लियर होंगे। अभी हमारा फ्रंट एंड का पार्ट चल रहा है। अब जैसे ही हम ये फ्रंट एंड को कवर करेंगे, तो फिर उसके बाद हम जो है चले जाएँगे पीएचपी की साइड पे। वहाँ पे हम डेटाबेसेस वगैरह को देखेंगे। फिर उसके बाद हाँ, हम देखेंगे एपीआई वगैरह को, एपीआई कैसे बनते हैं। फिर उससे एडवांस लेवल पे हम चले जाएँगे, हम थीम डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें देखेंगे, प्लगइन डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी जो है सिखा दूँ। मैं क्योंकि पर्सनली व्यू को यूज़ करता हूँ, मैंने व्यू ही सीखा है। और ये इसमें व्यू हमारे पास 3 जो हैं मेजर जो हमारे हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, वो 3 हैं। एक है हमारे पास रिएक्ट, जिसे फेसबुक मैनेज करती है, दूसरा है हमारे पास एंगुलर, जिसे गूगल मैनेज करता है, और तीसरा है हमारे पास व्यू। व्यू के पीछे कोई बड़ी कंपनी नहीं है। वैसे नॉर्मली होता ये है कि जिस प्रोडक्ट के पीछे कोई बड़ी कंपनी आ जाए तो वो प्रोडक्ट हिट हो जाती है, वो टॉप लिस्ट में आ जाती है। लेकिन व्यू व्यू चूँकि उसके अंदर स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपको रिएक्ट और एंगुलर दोनों की खूबियाँ मिलेंगी एक ही जगह पे। तो इस तरह की जो ख़ास चीज़ें हैं उसकी उसकी वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और बगैर किसी बड़े कनेक्शन के वो फिर भी टॉप 3 की लिस्ट में आता है। तो व्यू जो है काफ़ी स्पेशल है और हम व्यू को भी देखेंगे आखिर में।
तो अभी तो हमारा फ्रंट एंड का जो है पार्ट चल रहा है, इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये इन सब से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्लियर कर दूँ, जो कि आगे काम आएँगी। तो आप बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएँ, तो आपका आगे जो है आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ आती जाएँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ये चीज़ पूरा नेविगेशन बार में बना के दिखाऊँगा फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं जो है सबसे पहले जो हमारा मैंने एक डेडिकेटेड फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी ई ड्राइव में, लर्न विद प्रोजेक्ट्स। अब मैं यहाँ पे इसका एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, तो ये इससे क्या करेगा, ये न्यू फ़ोल्डर बना के दे देगा। अब मैं यहाँ पे इसका नाम टाइप टाइप कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ अ, रिस्पॉन्सिव नैव बार। सही है, मैंने ये लिखा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं मैं राइट क्लिक जैसे ही करता हूँ तो मेरे पास, मैं चूँकि वीएस कोड को यूज़ कर, तो मैं जो है ना राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा। अगर आप कोई और सा कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं ये वीएस कोड के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने राइट क्लिक करा और मैं इस फ़ोल्डर में वीएस कोड को ओपन कर लूँगा और ये मेरे पास वीएस कोड तकरीबन ये ओपन हो गया है। अब ये वीएस कोड मेरे पास खुल गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और उसके साथ में प्लस की को प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहली जो फ़ाइल हम बनाते हैं वो होती है index.html। मैं एक और काम करता हूँ, मैं थोड़ा-सा और टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मेरे हिसाब से आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आएँगी, या मैं एक और दफ़ा कर लेता हूँ। चलिए, अब तो आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आनी चाहिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। मैं एमिट की मदद से बॉयलर प्लेट यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। इसको टाइटल देता हूँ मैं रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। मैंने इसको टाइटल दे दिया, मैंने कंट्रोल एस करा। अब मैं वापस अपने फ़ोल्डर में जाता हूँ और ये रहा मेरा फ़ोल्डर। मैं यहाँ से अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल को ओपन कर लूँगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई और सा ब्राउज़र आ रहा है क्रोम की जगह, तो क्रोम, मैं चूँकि क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ और आप भी, अगर आपके पास क्रोम इंस्टॉल्ड है और आप क्रोम पे इस फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाके आप जोन-सा आपका ब्राउज़र, आप जिस पे इसको ओपन करना चाह रहे हैं, आप ओपन कर सकते हैं। मैं क्योंकि क्रोम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए क्रोम पे क्लिक करूँगा। तो अब ये चीज़ जो है, ये मेरे पास ब्लैंक फ़ाइल जो है हमारे पास खुल गई है एचटीएमएल की, और यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हम वो फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वो होती है, हमारे पास होता है एक सीएसएस का फ़ोल्डर, सही है? और सीएसएस के अंदर हम अपने रखते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो मेन फ़ोल्डर होता है, वो होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। मैं इसको लिखता हूँ जेएस और उसके अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब इन फाइलों को कनेक्ट करना है हमें। तो कनेक्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे नीचे आके सिर्फ़ लिंक लिखता हूँ और तो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ लिंक कॉलन सीएसएस, तो ये यहाँ पे मैं अपनी सीएसएस कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एचरेफ पे अपना सीएसएस का पाथ देना है, तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले फ़ोल्डर लिखूँगा सीएसएस स्लैश, अब इसने मुझे बता दिया आगे स्टाइल डॉट सीएसएस भी आपकी फ़ाइल। मैं इसको कनेक्ट करूँगा। मैंने कंट्रोल एस करा। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में और मैं यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा करता हूँ पेज को रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं अपने फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे है एक मेरे पास नेटवर्क का टैब। अब मैं इस नेटवर्क के टैब पे गया, इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है वो कनेक्ट हो गई है, और अगर यहाँ पे कोई इशू होता तो ये यहाँ पे फ़ाइल नहीं आती।
या फिर यहाँ पे स्टेटस में कोई ना कोई मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलता। अभी हमारे पास दूसरी फाइल जो हमारे पास है, वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की। और जावास्क्रिप्ट को हम सबसे एंड में कनेक्ट करते हैं। हमारा जो बॉडी का क्लोजिंग टैग होता है, बिल्कुल उससे पहले हम जो है अपनी जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट सोर्स। अब मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया मैंने स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये अब इसने बता दिया हमें। कंट्रोल एस करा। अब वापस फ्रंट एंड पे आए। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ताकि आपको सब ये नज़र आ रहा है। अब मैं वापस अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस और स्टाइल डॉट सी एस एस ये दोनों चीज़ें दिखा दी। तो इसका मतलब ये है कि मेरी दोनों फाइलें कनेक्ट कनेक्ट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं जो है इसको सबसे पहले यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना मेन कोड लिखना शुरू करूँगा। तो मैं सबसे पहले मैं बनाऊँगा हेडर का टैग। अब अगर आप ये सोचो कि हेडर ही क्यों, तो हम ये काम तो डिफ से भी कर सकते हैं। हाँ, हम ये काम डिफ से कर सकते हैं, लेकिन हेडर का टैग ही जो है ना, जो हमारी मेन नेविगेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। सही है। अगर कोई सर्च इंजन यहाँ पे आता है, तो उसको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट का हेडर है, ये वेबसाइट की जो मेन चीज़ है वो ये है। सही है। जो और मैं यहाँ पे इसके साथ साथ आईडी भी दे देता हूँ। मैं आईडी देता हूँ हेडर मेन्यू। सही है। मैंने आईडी दे दी। अब उसके अंदर मैं नैव का टैग बनाता हूँ। अच्छा, नैव का टैग भी अगर आप ये समझते हो कि ज़रूरी नहीं है, तो ये ज़रूरी इसलिए है। ये सब हेडर और ये नैव, ये दोनों टैग ये सर्च इंजन के लिए होते हैं, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि नेविगेशन ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वेबसाइट की। तो इससे क्या होता है, वेबसाइट की एसईओ अच्छी होती है, सर्च इंजन को मदद मिलती है आपकी वेबसाइट को समझने में। वरना ये काम हम जे डिव्स वगैरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नैव और ये हेडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गुड प्रैक्टिस है। एसईओ में वेबसाइट को ही फायदा होगा। अब मैं इसके अंदर एक यूएल बनाता हूँ। ये सब आप जो है ना काम कई दफ़ा कर चुके होंगे, यूएल एल आई। और फिर इसके अंदर मैं एक ए टैग बनाता हूँ, ए डॉट मैं इसको क्लास दे देता हूँ मेन्यू आइटम की। सही है। इसका एच रेफ, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ये डेमो है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे हैश का साइन डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। अब मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और नीचे लाके पेस्ट कर दूंगा। सही है। कपल ऑफ टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, और उसके बाद में सबसे आखिर में लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे चार जो है मेन्यू आइटम्स ये हमारे यहाँ पे बन गए। तो होम का जो है, क्योंकि ये हमारा एक्टिव होगा, यानी कि ये हमने जिस पेज पर मौजूद है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ एक्टिव, ताकि मैं इसको एक अलग सी एस एस स्टाइल दे सकूँ अलग से। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इतने हिस्से के साथ ही अपने फ्रंट एंड पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गए हमारे हमारे होम सर्विसेज अबाउट और मेन। सही है। ये मेन्यू आ गया हमारा। अब हम इसको देते हैं कुछ स्टाइल। तो मैं स्टाइल दूंगा अपने, जो हमने हेडर को आईडी दी थी, इससे मैं इसको स्टाइल दूंगा। मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा। और अब मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास हेडर का टैग है जिसकी आईडी है। सही। ये हमने जो पहले बताया है, ये हमने लिखा है हेडर का टैग है हमारा, और उस उसके साथ है हमारी आईडी। सही है। उसपे ये हमारी आईडी लगी हुई है। हमने स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें, हेडर, ये वाला हेडर का टैग और ये आईडी आपको ये एक ही जगह एक ही साथ मिलेगी, जो कि हमने दी हुई है यहाँ पे हेडर और उसकी आईडी। अब हम इसको ये कहते हैं कि उसके अंदर हमारे पास है नैव का टैग। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, अगर ये ना लगाता, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी नैव के टैग हैं,
सही है। अगर मैं यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इसका चाइल्ड, सही है, ये हेडर का चाइल्ड एलिमेंट है नेव, उस पे आपने स्टाइल देना है। तो ये मैं दरअसल यही कह रहा हूँ उससे कि ये जो चाइल्ड है सिर्फ इसको देना, स्टाइल देना। अगर इसके अंदर और भी नेव टैग हुए तो वो उनके पास नहीं जाए। अब इसके बाद मैं ये इससे कहता हूँ कि इस नेव टैग के अंदर जितने भी जो हमारे पास यूएल है, उस यूएल और फिर उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी एलआई है, सही है, अब उसमें ये आपने स्टाइल देना है। तो मैं उसका क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सबसे पहले मैं इसका जो करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। मैंने जैसे ही ये करा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इससे क्या हुआ, ये सारे के सारे अलाइन हो गए। मैंने इसको कॉपी करा, मैं आया अपनी सीएसएस में और मैंने अपनी सीएसएस में इसको पेस्ट करा, कंट्रोल एस करा, वापस से फ्रंट एंड पे आया और यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे मेरे पास चेंजेस अभी भी विजिबल है, मतलब कि मैंने जो चेंजेस करे थे वो काम कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा कि ये ये जितने भी ये हमारे पास ए टैग के अंदर ये जो अंडरलाइन आ रही है नीचे, मैं इसको रिमूव करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे ए टैग्स के साथ मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं खाली ए टैग को टारगेट करूँगा और मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी तो सारे जितने भी ए टैग्स हैं उनमें से ये अंडरलाइन जो है ये रिमूव हो जाएगी। मैंने कंट्रोल एस करा, वापस फ्रंट एंड आया, एक दफ़ा रिफ्रेश करा, सब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरा फ़ॉन्ट एक अपने, मैं जाऊँगा गूगल फ़ॉन्ट्स पे और यहाँ से अपना एक फ़ॉन्ट जो है ना अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस। तो ये फ़ॉन्ट मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मुझे इसका रेगुलर वर्ज़न चाहिए, ये रहा रेगुलर, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद मैं इसकी ये जितनी भी लिंक्स हैं, मैं इनको कंट्रोल सी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा और यहाँ पे हेड का जो टैग है उसमें डाल दूँगा। ये रहा हेड का टैग, अब ये इसके अंदर डालना है ये। यहाँ पे आए कंट्रोल, मैं कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा-सा इसको स्पेसिंग दे दूँगा, टैब की प्रेस करके। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, सही है। अब मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में क्योंकि मैंने फ़ोन कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं जैसे अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारे पास फ़ॉन्ट शो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अपने सीएसएस से बताया नहीं कि हमें ये वाला फ़ॉन्ट दिखाना है। तो मैं यहाँ से इसकी सीएसएस कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी को ये दूँगा। मैं बॉडी को बताऊँगा कि आप बॉडी पे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली आप लगा दो। तो अब मैं जैसे ही इस पे करता हूँ, तो ये मैं कहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे करना था। मैं यहाँ पे आया और ये रही हमारी बॉडी, मैंने बॉडी को सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये देखा आपने, यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। तो हमें ये चीज़, ये सीएसएस चाहिए। अगर हम ये फ़ॉन्ट फैमिली बॉडी को देते हैं तो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग हैं, ये सब ऑटोमेटिकली उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट बॉडी को ही दे देते हैं। और एक और चीज़ जो हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए थी, वो है जो ब्राउज़र की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन आ रहे होते हैं, उनको हमें सबसे पहले रिमूव कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं करता हूँ एस्टेरिस्क पैडिंग, पैडिंग कर लेता हूँ मैं 0 और मैं मार्जिन, मार्जिन भी कर लेता हूँ 0 और बॉक्स साइज़िंग मैं कर लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स। तो ये इतनी चीज़ें ये आप अपने हर प्रोजेक्ट में लगाएँ, क्योंकि ताकि जो ब्राउज़र की तरफ से डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन आ रही होती है वो रिमूव हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे मैं अपनी एचटीएमएल में कुछ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर को सारा सेटअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमें चाहिए लेफ्ट साइड पे अपना लोगो है और फिर मिडल में हमारा जो नेविगेशन लिंक्स होंगे वो आएंगे और राइट साइड पे आएंगे हमारे सोशल आइकन्स। तो उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, सबसे पहले नैव के अंदर मैं यहाँ पे
मैं नेव के अंदर अपना बनाता हूँ लोगो की डिव। सही है। फिर उसके नीचे मुझे चाहिए होगा जो कि मिडिल में हमारे जो हमारे मिडिल में मेन्यू आएगा, मेन मेन्यू। तो मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट मेन मेन्यू। और फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास हमारे सोशल आइकन्स। तो मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट सोशल। आप आइकन्स भी कह सकते हैं या सोशल लिंक्स भी कह सकते हैं। सही है, दोनों चीज़ें वैलिड हैं। तो अब मैं इसको टैब की प्रेस करता हूँ। अब ये जो मेरे पास मेरा मेन्यू है, मैं ये चाहूँगा ये मेरे पास हमारे मेन मेन्यू में है। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं यहाँ मेन मेन्यू में आया। यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। और उसके बाद अब मैं इसको जाके अपने ज़रा फ्रंट एंड पे चेक करता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है। ये आ गया हम अपने फ्रंट एंड पे। तो ये ऐसा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, इसको देख लेते हैं। मैंने शायद गलती से की प्रेस कर दी होगी, ये रहा। इसको कंट्रोल एस करा, रिमूव करा, कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आया, इसको रिफ्रेश करा, अब ये चला गया। तो अब इसके बाद हमें जो चीज़ करनी है, मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ अपने नैव को, क्लास मेन्यू। मैंने मेन्यू क्लास दे दी। अब मैं यहाँ लोगों के अंदर, आप यहाँ पे चाहें तो अपनी जो लोगों की इमेज है आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ए टैग डालता हूँ और फिर मैं उसके अंदर मैं खाली टेक्स्ट लिख दूंगा, प्लेन टेक्स्ट लोगो। सही है। अब इसको कंट्रोल एस करा, फ्रंट एंड पे आया, मैंने रिफ्रेश करा, ये भी यहाँ पे आ गए। तो अब उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ होती है सोशल लिंक्स। उनको हम बाद में फॉन्ट ऑसम से देखेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी एस इसकी कर लेते हैं हम। सही है। अब मेरे पास ये इस हेडर के अंदर, सही है, इस हेडर के अंदर जो हमारे पास डॉट जो हमारे पास नैव है, नैव टैग, नैव डॉट मेन्यू। सही है। अब मैं इसको करूँगा फ्लैक्स, सही, डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब ये सब चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी। सही है। मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करता हूँ मैं। तो अब ये चीज़ें जो है एक दूसरे से बराबरी की दूरी पे आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है मेन मेन्यू, फिर उसके बाद हमारे पास सोशल लिंक्स जो कि सबसे राइट पे आएगा, सेंटर में हमारा मेन मेन्यू और बिल्कुल लेफ्ट में हमारे पास लोगो है। सही है। अब मैं इसको एक और चीज़ देता हूँ, मैं इसको देता हूँ मैक्स विड्थ, मैं इसको देता हूँ 1200 पिक्सल, ताकि ये इससे ज़्यादा, अगर विड्थ हमारे पास बड़ी स्क्रीन है तो वो 1200 पिक्सल से ज़्यादा ना फैले, और अगर 1200 या उससे छोटी स्क्रीन है तो वो उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे विड्थ भी देता हूँ 100%। तो ये विड्थ 100% तभी काम करेगी जब हमारे पास जो विड्थ है मैक्स मैक्स विड्थ से स्क्रीन की विड्थ मैक्स विड्थ से कम होगी, तो ये तभी काम करेगी। और तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इस चीज़ को जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी करा और वापस अपने में जो है ना यहाँ सी एस एस में आया, और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने पेस्ट कर दिया अपनी सी एस एस को, कंट्रोल एस करा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे चेंजेस अभी भी अप्लाई हो गए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं एल आई में, ये मैं इनको रिमूव करूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा किसी भी एल आई को, और मैंने जो करना है मैं करूँगा एल आई। अब मैं इसको कर दूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको कर दूंगा नन। और हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं। आप जो है ना ये जो डेवलपर टूल्स है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आप यहाँ पे ये आपको बाकी ऑप्शंस भी बता रहा है, जो आपको पता है वो भी, जो आपको नहीं पता ये वो भी। ये देखें, ये आपको यहाँ पे उर्दू में आपको ये लिस्ट मिल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए मैं इसको करूँगा नन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने इसको कंट्रोल सी करा, अपने प्रोजेक्ट में आया, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल एस करा, और वापस फ्रंट एंड पे आके देखा तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सही हैं। तो अब जिसको मैंने ये यूएल को मैंने डिस्प्ले इनलाइन, एल आई को मैंने करा था डिस्प्ले इनलाइन लॉक, तो मैं इसको चाहूँगा मैं इसको भी फ्लैक्स से इसको अलाइन करूँ। तो मैं सिंपल आता हूँ,
जहाँ पे मैंने इसको दिया था एल को, मैं इसके खाली यूएल को स्टाइल देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ। सही है, मैं इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। और जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की जो रो की डायरेक्शन होती है, जो हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट होती है, वो हमारे पास रो होती है। यानी कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन रो चाहिए। तो क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ फ्लेक्स व्रैप, फ्लेक्स व्रैप, मैं इसको कर दूँगा व्रैप। तो अब इससे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ और इसके बगल में दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले सेट नहीं हुआ, तो मैं इसको करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम पुराने वाले स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने सीएसएस लिखी थी। मैं इसके साथ ये करता हूँ डॉट, मैं यहाँ पे मेन्यू की क्लास क्योंकि मैंने नेव के साथ दी थी, तो मैं अब ये हमारा सिंटेक्स जो है इसमें सही हो गया। हम आए नेव मेन्यू, फिर उसके अंदर, सही है, हम यहाँ नेव मेन्यू तक आ गए। अब उसके अंदर हमारे पास है डिफ की क्लास मेन मेन्यू वाली। सही है, मेन मेन्यू, फिर उसके अंदर है हमारे पास हमारा यूएल। तो यहाँ तक ठीक है। अब ये हमारे पास यही सारे अलाइन हो गए। सही है, तो अब मैं यहाँ पे फ्लेक्स व्रैप का दिखा देता हूँ आपको कि अब मैं यहाँ पे आया। अब ये फ्लेक्स व्रैप दिया हुआ है मैंने, अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके जाता हूँ। तो रिस्पॉन्सिव मोड पे जब इस फ्लेक्स व्रैप से ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है और स्क्रीन की विड्थ कम हो रही होती है उसके मुकाबले में, तो क्या होता है कि कंटेंट नीचे आ जाता है। अब मैं आपको फ्लेक्स व्रैप के बगैर आप मैं इसको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मैंने फ्लेक्स व्रैप को, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। इसको कर लेता हूँ 100% या फिर 150, हाँ, अब सही है। तो अब मैं इसको फ्लेक्स व्रैप के साथ बगर बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं फ्लेक्स व्रैप को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसके बाद जो है ना, जब मैं इसको स्क्रीन का साइज़ को छोटा करूँगा और अब ये कंटेंट बिल्कुल स्क्रीन के मुताबिक है। अब मैं साइज़ को कम करूँगा तो ये नीचे नहीं आ रहा। सही है, ये नीचे नहीं आ रहा। और बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है स्क्रीन से ओवरफ्लो कर कर जाता है। यानी कि आपकी स्क्रीन की विड्थ कम होगी और ये कॉन्टेंट आपको आधा लिखा नज़र आ रहा होगा और बाकी का टेक्स्ट स्क्रीन के बाहर जा रहा होगा, जो कि आप देख ही नहीं सकते। तो इस तरह के मसलों से बचने के लिए जो है ना, फ्लेक्स व्रैप आप दे दो। फ्लेक्स व्रैप से आपसे क्या होगा, अब जो जब स्क्रीन का साइज़ कम होगा, तो जो कंटेंट है वो हमारा ऑटोमैटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक के लिए ये मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ी पैडिंग दूँ। तो अब मैं इसी चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है, कंट्रोल सी करा। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे यूएल के बाद मैं देता हूँ अपना एलआई। तो ये अब मैं एलआई की देता हूँ पैडिंग। अ, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल, ये सही है। टॉप एंड बॉटम मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अब मैं स्क्रीन के साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि मैं देख सकूँ कि असल में स्टाइल आ कैसा रहा है दिखने में। तो ये आ गए हम अपने नॉर्मल व्यू पे। और अब मैं स्टाइल देता हूँ, सही, पैडिंग 10 पिक्सल। और मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 20 पिक्सल। और अब यहाँ तक जो है कुछ जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ तक मेरी लाइकिंग के मुताबिक है। और मैं इसको लेटर स्पेसिंग भी दे के देखता हूँ, शायद ये हो। लेटर स्पेसिंग मैंने 1 पिक्सल की दी, तो ये अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और अपने फ्रंट एंड पे आऊँगा, बैक एंड पे। अपने कोड एडिटर में गया, यहाँ पे पेस्ट करा और अब इसको मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, तो सही यहाँ पे हमारा स्टाइल काम कर रहा है। अब इसके बाद जो मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, और जो दूसरी चीज़ मैं करना यहाँ पे चाहता हूँ,
वो ये है कि अब क्योंकि हमारे पास ये स्क्रीन का साइज़ 1200 पिक्सल से ज़्यादा है, तो अब ये क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो इसको सेंटर में करने का एक तरीका है, मैं इसको मार्जिन ऑटो दे सकता हूँ। मार्जिन मैं सबसे पहले टॉप एंड बॉटम एकदम 0 और लेफ्ट और राइट को जब मैं ऑटो करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखा, ये आपने सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही बैक एंड पे आऊँगा और मैं इसे यहाँ से सेव कर दूँगा। फ्रंट एंड पे आया, एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक करा, सही है, हमारी एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं यहाँ लोगो है हमारा, मैं इसको चाहूँगा कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। मैं इसको देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ इसको 30 पिक्सल, सही है। 30 पिक्सल दे दिया और इसका फ़ॉन्ट वेट मैं इसको देता हूँ बोल्ड। अब ये यहाँ तक सही है। तो यहाँ से कंट्रोल सी करा और अपने कोड एडिटर में आके कंट्रोल वी करा और उसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये जो कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, वो वर्टिकली सेंटर अलाइन नहीं है। तो अगर इनको आप वर्टिकली भी सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे यहीं पे हमारा जो नैव है, नैव के टैग में हम इसको दे सकते हैं अलाइन आइटम्स। इसको अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। तो ये फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए अब ये फ्लेक्स बॉक्स इनको सेंटर अलाइन कर देगा। पुराने वक़्तों में ये करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स की वजह से ये हम सिर्फ़ 2-3 लाइनें लिख के ही इनको अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे देना चाहूँगा। इसको रिफ्रेश करा। अब मुझे जो है, जो हमारी नेविगेशन है, मुझे उसमें से कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, जो हमारे पास है। अब यही कलर जो है ना मुझे, हाँ, मुझे अपने लोगो में और जो हमारी एक्टिव जो हमारा मेन्यू लिंक है उसमें लगाना है। तो मैं ये लोगो में लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये इसकी टारगेट हुई हुई है। मैं इसको बस कर लूँगा कलर और यहाँ पे वैल्यूज़ की पेस्ट कर दूँगा। ये कलर आ गया। मैं इसको लेटर स्पेसिंग भी दे देता हूँ 1 पिक्सल की। अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिटर में आके मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर देता हूँ। सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करा, यहाँ पे सब चीज़ें सही हैं। अब उसके बाद मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे नेविगेशन का जो कलर है वो सेट करना है। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं वापस अपने पुराने उस नेविगेशन में जाता हूँ और यहाँ से इसके मैं कलर देख लेता हूँ मैंने कलर कौन सा यूज़ करा। सही है। मैं कलर इसका सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 18 पिक्सल और इसका जो कलर है, सबसे पहले मैं लिखूँगा कलर और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये यहाँ पे शायद मुझे इसको ओवरराइट करना पड़े। तो ये ओवरराइट भी नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हाँ, हम एक चीज़ कर लेते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना डायरेक्ट जो ए टैग है, इसके अंदर का हम उसको कलर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम लेते हैं ये मेन मेन्यू की क्लास और फिर उसके अंदर है हमारे पास यूएल, फिर उसके अंदर है हमारे पास एलआई, फिर एलआई के अंदर है हमारे पास ए टैग। तो ये अब हमें ए टैग को कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कलर और यहाँ पे उसकी वैल्यू पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे पास कलर आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करा, सही है, कोड एडिटर में आए, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें अब सेट हैं। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ कि जो मेरा मेन मेन्यू है मैं इसको भी वर्टिकली सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये यूएल था, मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करा था। मैं इसको करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर।
मैं वापस जाऊँगा अपने मैं क्लास एक बार देख लेता हूँ फिर से, इसकी मेन मेन्यू ये रहा। यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, फ्रंट एंड पे है। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा हेडर के जो टैग है, मैं इसको थोड़ी पैडिंग वगैरह दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूँगा पैडिंग 10 पिक्सल, सही है। और मैं इसी के साथ में बॉडी को भी इसके बाद जो है मैं कलर दूँगा। मैं यहाँ पे सबसे आखिर में आके कंट्रोल वी कर दूँगा और मैं यहाँ से बॉडी को भी जो है ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि जो हमारा हेडर है हम उसको देख सकें आसानी से। मैं बॉडी का बैकग्राउंड जो कलर है मैं इसको कर दूँगा F1 F1 F1, सही है। ये मैंने बॉडी को दे दिया। तो हमारे पास चूँकि बॉडी का पहले से हमारे पास टैग मौजूद है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर को ले लेता हूँ। कंट्रोल एक्स, बॉडी का टैग हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसलिए हम दोबारा से मैं नहीं चाहता कि मैं इसको दोबारा से बनाऊँ। अब यहाँ से रिफ्रेश करा, अब हमारे पास सब चीज़ सही है। अब मैं यहाँ से हेडर को बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ साथ साथ। बैकग्राउंड कलर FFF, जो कि प्योर वाइट होता है। इसको यहाँ से कंट्रोल C करा और जो हमारा हेडर मेन्यू है यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल V करा, कंट्रोल S करा और अब फ्रंट एंड जाओ। अब हमें यहाँ पे लगाने सोशल आइकन्स। तो सोशल आइकन्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम की CDN। तो सबसे पहले हमें CDN की उसकी चाहिए होगी। मैं फॉन्ट ऑसम ऑसम CDN ये आ गया हमारे पास। मैं यहाँ से CDN की ले लूँगा, CDN जेस। यहाँ से आपको कोई भी CDN की आराम से मिल जाएगी। और मैं यहाँ से इसकी ये जो ऑल जो ये जो CSS है all डॉट min डॉट CSS, मैं इसको यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। तो क्योंकि ये CSS है तो हम इसको ऊपर हेड में देंगे। तो यहाँ से आते हैं, इंटर की प्रेस करी, यहाँ मैं लिखूंगा लिंक कॉलन CSS। अब यहाँ के जो href है मैं उसमें उसका लिंक डाल दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ये कंट्रोल एस करा। तो अब यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन में अपने नए बार में फॉन्ट ऑसम को यूज़ कर सकेंगे। तो फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए सबसे मैं फॉन्ट ऑसम सर्च कर लेता हूँ। सर्च करा, एंटर करा, फॉन्ट ऑसम पे गया और यहाँ से मैं अपनी कुछ आइकन्स ले लूँगा, जैसे यूट्यूब और ट्विटर, फेसबुक वगैरह। तो आप और भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च करते रहेंगे आपको मिलती जाएंगी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करता हूँ फेसबुक। यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे फेसबुक की कुछ आइकन्स मिल जाएंगे। कुछ फ्री होंगी, कुछ प्रीमियम होंगी। हम फ्री के साथ ही काम करेंगे फिलहाल। तो ये यहाँ पे मुझे ये वाली आइकन ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा और जैसे इसका पेज लोड होगा तो ये हमें इसका आइकन का टैग दे देगा। हम इसको कॉपी कर लेंगे और वापस आते हैं अपने कोड में। और जो हमारा ये है सोशल लिंक्स, इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे ए टैग बना सकते हैं। सही है। हम यहाँ पे मैं ए डॉट मैं लिखता हूँ फेसबुक। सबसे पहले इसको एक कॉमन क्लास दे देते हैं हम, ताकि हमें सबको भी अगर स्टाइल देना हो सारी सोशल लिंक्स को हमारे, तो हम उस कॉमन क्लास के ज़रिए सबको दे सकें। तो मैं इसको दे देता हूँ सिंगल सोशल लिंक, यानी कि एक सोशल लिंक। सही है। अब मैं ये क्लास दी मैंने और यहाँ पे हम जैसे सोशल जो भी हमारा जो हमारे अकाउंट का लिंक होगा URL को देंगे। अभी हम सिर्फ हैश का साइन से लगा के इसको आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ए टैग के बीच में मैं अपनी क्लास दूंगा, इसको कंट्रोल एस करा। अब मैं आता हूँ फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे अपनी नेविगेशन बार में इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये फेसबुक की आइकन आ गई है। सही है। अब ये आइकन आ गई, मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे फेसबुक की हमारे पास आइकन आ चुकी है। अब हम और भी जने यहाँ से ले लेते हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से ले लेते हैं यूट्यूब, यहाँ से यूट्यूब और ट्विटर, ये दो और ले लेते हैं हम।
यूट्यूब आ गया हमारे पास और यहाँ से मैं यूट्यूब ये वाली आइकन के साथ आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे ये हमें जो उनकी क्लास है फ़ॉन्टोसम की, वो हमें आई टैग के साथ दे देगा। अब मैं इसको यहाँ से इनका एचटीएमएल कॉपी करता हूँ, सीधे अपने कोड में आऊँगा और ये जो हमारा पूरा ए टैग था, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी, मैं इसको नीचे जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल वी, फिर ये एक और दफ़ा कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ से इसका इनका एचटीएमएल कॉपी करता हूँ और मैं इसको इस वाले एचटीएमएल से जो हमने पहले पेस्ट करा था उससे रिप्लेस कर देता हूँ। कंट्रोल वी करा, यहाँ पे यूट्यूब आ गई। अब मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा ट्विटर भी। अब यहाँ से ट्विटर का सर्च करा, हमें ट्विटर की आइकन मिल जाएगी और उसके बाद उसका एचटीएमएल पेस्ट करेंगे। मैं इस आइकन के साथ आगे बढ़ूँगा। मैंने इस पे क्लिक करा और अब ये जैसे ही पेज खुलता है, मैंने इसका एचटीएमएल कॉपी करा, मैं कोड में आया और सिंपली इसको ए टैग के बीच में मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं वापस अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिव नेव बार है उसमें आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों आइकन्स आ चुके हैं। अब मुझे जो है ना, अब मुझे इनको स्टाइल देना है। मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे पास ये नेविगेशन लिंक्स हैं, मैं इनको करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स और मैं इसके साथ इनको देता हूँ गैप। मुझे हर आइकन में 10 पिक्सल का गैप चाहिए। सही है। और मैं CSS को यहाँ से कॉपी करा, अपने कोड में गया, यहाँ से कंट्रोल V कंट्रोल S और वापस आ गया अपने फ्रंट एंड पे। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखा, अब यहाँ पे सब सही है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंगल सोशल लिंक की ये जो क्लास है, अब हम इससे आइकन को हम अपने स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी आइकन है, मैं इसको एक जो ए टैग है, मैं इसको एक विड्थ दे दूँ। मैं इसको विड्थ देता हूँ और 30 पिक्सल को हाइट भी देता हूँ 30 पिक्सल की। सही है। अब ये मैंने इसको दे दिया और इसके अंदर जो इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या हुआ कि जो हमारी आइकन थी ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब मैं इसको मैं यहाँ से देना चाहूँगा बैकग्राउंड कलर, जो कि बिल्कुल हमारा सेम जैसे जैसे लोगों का है हमारा। मैं वही कलर यहाँ पे देना चाहूँगा बैकग्राउंड में। वापस आता हूँ मैं अपनी आइकन्स की तरफ और यहाँ से मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल बी। और मैं इसको देना चाहूँगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं यहाँ से 50%। तो अब ये हो गई परफेक्ट गोल। अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी विड्थ और हाइट हमेशा सेम हो। अगर विड्थ और हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपका जो परफेक्ट सर्कल है वो नहीं बनेगा और कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ कलर, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आइकन का कलर होगा। इसको देता हूँ FFF। तो ये अब हमारे पास सोशल हमारे आइकन्स भी आ गए। मैं इसको सीधे कंट्रोल C करूँगा। मैं आया यहाँ पे कोड एडिटर में और कंट्रोल V करा, उसको सेव करा और वापस रिफ्रेश करके देखा। तो यहाँ तक ये हमारी जो नेविगेशन बार है वो तैयार हो गई है। मैं कुछ और चीज़ करना चाहूँगा। मैं इसको जो हमारा एक्टिव है, जो हमारा एक्टिव मेन्यू आइटम है, मैं उसका भी कलर चेंज करना चाहूँगा। मैं उसका कलर दे देता हूँ जैसे कि मैंने अपने लोगो का दिया था। यहाँ से कलर कॉपी करा और यहाँ पे आए जो हमारी एक्टिव लिंक है उस पे मैंने कर दिया। सबसे पहले मैं लिखूँगा कलर और उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारा होम जो है, हमारा एक्टिव पेज है, ये अभी हमने ओपन करा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्टिव लिंक है। तो हम एक्टिव लिंक को एक अलग कलर से यहाँ पे यूज़र को दिखा रहे हैं ताकि यूज़र को पता चले कि वो कौन से पेज पे मौजूद है। तो इसको भी यहाँ पे आए और कंट्रोल V करा, वापस फ्रंट एंड पे आए और ये हमारे पास अब सब चीज़ मौजूद है।
अब मैं ये एक और चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास आइटम्स हैं, इन पे जब हवर करें तो भी सेम कलर है। तो मैं ये एक और काम करूँगा कि ये जितने भी, क्योंकि हमारे पास जो ए डॉट मेन्यू आइटम की क्लास है, ये हमारे पास सारे मेन्यू लिंक्स में हमारे पास मौजूद है, ये कॉमन है। तो जब मैंने ये क्लास कॉमन क्यों बनाई, ताकि मैं एक स्टाइल अगर मुझे सब एलिमेंट्स पे देना हो तो मुझे सबको अलग-अलग से सीएसएस से टारगेट ना करना पड़े। चूँकि मैंने सबको एक ही क्लास दे रखी है, तो मैं इन सबको एक ही क्लास के ज़रिए सेम सीएसएस दे सकता हूँ। तो इससे आसानी पैदा होती है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो ए डॉट मेन्यू आइटम की क्लास है, जब इस पे हवर हो तो इसका कलर भी यही वाला हो जाए। मैं यहाँ से सिंपली करता हूँ, मैं हवर की जो सूडो मैं यहाँ से हवर को यूज़ करूँगा, और अब मैं हवर पे इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं कलर क्या करना चाहूँगा, मैं कलर बिल्कुल यही करना चाहूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने वी कंट्रोल वी कर दिया। तो अब जब मैं इस पे हवर करता हूँ तो मैं यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो रहा है। और अगर आप वाक़ई में ये वैसे चेक करना चाहते हैं कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, कि अगर मैं यहाँ पे तो अब माउस रख के नहीं देख सकता कि ये यहाँ पे इस जो लिंक पे हवर के ऊपर कौन-कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है। तो अगर मैं ए टैग पे हवर पे जो सीएसएस आ रही हैं, वो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैं सिंपली उस टैग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके मैं इसको हवर पे क्लिक करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, तो इस टैग के ऊपर हवर करने से जो-जो सीएसएस अप्लाई होगी, वो यहाँ पे मुझे जो हमारे डेवलपर टूल्स है, वो सारी की सारी हमें दिखा देगा। तो मैं ये जिस भी एलिमेंट के साथ करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, एक्टिव का, फोकस का, तो मैं उन सबकी इन कंडीशंस पे जो-जो सीएसएस अप्लाई हो रही होगी किसी भी टैग पे, वो मैं यहाँ से सेट करके उन्हें देख सकता हूँ और उन्हें चेंज भी कर सकता हूँ। तो बस ये एक छोटी-सी ट्रिक थी, और यहाँ तक के लिए हमारे पास सब कुछ ठीक है। मैंने ये सीएसएस भी सेव कर ली। अब इसके बाद, अब अगर हम इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाते हैं तो ये देखेंगे क्या हुआ। ये पूरा का पूरा ये हो जाता है खराब। अब यहाँ पे अब हम इसको बनाएँगे रिस्पॉन्सिव। ये अभी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया। तो अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएँगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी से हम क्या करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि मीडिया क्वेरी से हम स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने जो एचटीएमएल है उसका स्टाइल चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मीडिया बनाता हूँ और मैं इसको देता हूँ मैक्स विड्थ। मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ देता हूँ 99 पिक्सल। तो इसमें ये जो 999 पिक्सल मैंने लिखा, इसमें मोबाइल डिवाइसेस भी आ गए, इसमें काफ़ी सारी टैबलेट डिवाइसेस भी आ गई। तो ये यानी कि ये स्टाइल उन सब पे अप्लाई होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक वो कमेंट भी दे देता हूँ, फॉर मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे कुछ जो है सीएसएस दूँगा, जो कि हमारे मोबाइल और टैब दोनों पे काम करेगी। तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये हमारा मेन मेन्यू है, और जो हमारा सोशल लिंक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ना दिखे, यानी डायरेक्टली मोबाइल पे ना दिखे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको कर दूँगा डिस्प्ले। मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूँ। सही है? मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया, और इसी के साथ-साथ मैं सोशल लिंक को भी चाहूँगा, जो हमारे पास डॉट सोशल लिंक की क्लास है, मैं उसको भी चाहूँगा कि ये भी मोबाइल पे ना दिखे। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन पे गायब हो जाएँगी। मैं भी आपको यहाँ पे सेव करके फिर दिखाता हूँ। कंट्रोल एस करा, मैंने सेव करा, अब मैं फ्रंट एंड पे आया। तो अब मैं इसको ज़रा रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके आता हूँ। अब ये मैं यहाँ से दिखाता हूँ, आईफ़ोन एक्स पे गए हम, तो यहाँ पे ये सब नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे हम इसको डेस्कटॉप व्यू पे लेके जाते हैं तो ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये दरअसल ये सारा काम हमारे पास मीडिया क्यूटी से हो रहा है, और ये चीज़ आपको अब तक समझ में आ गई होंगी अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी है तो। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ये करना है कि हम यहाँ पे एक
HTML में हम अपना देंगे हैमबर्गर का टैग। सही है, हम हैमबर्गर की एक डिव बनाएंगे। सही है, अब मैं यहाँ से एक डिव बनाता हूँ, डिव आईडी हैमबर्गर। सही है, मैंने इसके साथ ये बना लिया। अब इसके अंदर मैं जो है ना, जो हमारे पास जो आइकन होती है वो हम फोंटोसम से लेंगे। फोंटोसम पे आए, मैं यहाँ पे लिखूंगा बार्स। सही है, तो जो मेन्यू की जो मैंने आइकन यूज़ करी है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली जो आइकन है, ये इसका नाम है बार्स, फोंटोसम। तो यहाँ पे मैं फोंटोसम, भी हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब ये जैसे ही रिफ्रेश होता है तो ये हमें यहाँ पे हमारी आइकन दिखने लगेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी आइकन आ गई है बार्स के नाम से। मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा, और इसे ओपन करने के बाद मैं इसका टैग कॉपी करूँगा और अपने जो जो हमारा हैमबर्गर वाली डिव है उसमें पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, मैं वापस अपने कोड में आया, कोड एडिटर में, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ अपनी नेव बार में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे दिख रही है। अब मैं नहीं चाहता कि ये नॉर्मल डेस्कटॉप व्यू पे दिखे, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसकी जो CSS है मैं उसको उसमें डिस्प्ले नन कर दूंगा, और सिर्फ मोबाइल व्यू के लिए, मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस के लिए जिसके लिए हमने एक मीडिया क्यूरी सेट की हुई है, सिर्फ उसमें उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा ताकि ये दिखे। तो अब मैं यहाँ पे आया, मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले, कर देता हूँ डिस्प्ले नन। सही है, अब इसको यहाँ से कॉपी करा, अपने कोड में आए, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। तो अब ये नॉर्मल व्यू पे नहीं दिख रहा, और हम इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे जब लेके जाते हैं तो ये वहाँ पे भी अभी नहीं दिखेगा रिस्पॉन्सिव। जब हम इसको मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस के लिए दिखाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे आए, इसको करा सेलेक्ट, नन की जगह पे हम लिख लेंगे ब्लॉक, तो ब्लॉक से क्या होगा, ये दिखने लगेगा। इसको रिफ्रेश करा, अब हम जाएंगे मोबाइल व्यू पे या टैबलेट व्यू पे। अब ये टैबलेट व्यू पे भी दिख रहा है, और स्क्रीन को साइज को छोटा करता हूँ तो भी ये दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं डेस्कटॉप व्यू पे एंटर होता हूँ तो ये हमारे पास ये चला जाता है, ये हाइड हो जाता है। ये मौजूद तो है, ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये डिस्प्ले नन हुआ हुआ तो इसलिए दिखेगा नहीं। तो यहाँ तक कि हमारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहूँगा। जावास्क्रिप्ट में मैं jQuery का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं सबसे पहले jQuery की CDN को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आए, और मैं इसका जो स्क्रिप्ट का टैग है मैं उसको कॉपी करूँगा और अपने कोड में पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे मिनिफाइड वर्जन इसका लेना चाहता हूँ, इसको कॉपी करा, अपने HTML में आए index.html, और इसको मैंने ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जो jQuery है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में jQuery इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सबसे ऊपर रखें। सबसे पहली जो स्क्रिप्ट आपके पास कनेक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए jQuery की, और उसके बाद जो है सबसे एंड में आपकी होगी कस्टम जावास्क्रिप्ट की। सही है, कस्टम जावास्क्रिप्ट आपकी सबसे आखिर में होगी, उसके बीच में आपने जो लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप जो भी आपने यूज़ किया वो सब आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से आता हूँ वापस अपनी नेविगेशन बार में, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी तक के लिए सब कुछ ठीक है। अब हमने जावास्क्रिप्ट अपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो jQuery को यूज़ करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है वो होती है ये फंक्शन jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसका फंक्शन। तो ये जो चीज़ है ये तो आपके पास है कंपलसरी, आपने jQuery में ये करना ही करना है। और बाज़ लोग जो है ना यहाँ पे jQuery की जगह पे डॉलर साइन भी यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ये क्या होगा कि कभी कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इसकी वजह से आ रहा है। तो आप
मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डॉलर साइन की जगह jQuery को पूरा लिखें, सिर्फ़ इस लाइन में। सिर्फ़ इस लाइन में आप jQuery को पूरा लिखें, बाद में आप ज इसके अंदर जितना भी आप jQuery का कोड लिखेंगे, उसमें आप सब जगह डॉलर साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल व्यू पे ये जो हमारे पास हमारा नैव का टैग आ रहा है, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, तो मेरे जो हेडर है, इसमें एक क्लास ऐड हो जाए कि मिसाल के तौर पे मोबाइल एक्टिव की क्लास ऐड हो जाएगी। तो उसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जो स्टाइल लगा रहा हूँ, मैं ये एक पेरेंट टैग टैग पे लगा रहा हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी सीएसएस कंट्रोल कर सकूँगा, क्योंकि पेरेंट पे मेरे पास एक डिफरेंट स्टाइल जो एक डिफरेंट क्लास है वो मौजूद है। तो उसके ज़रिए मैं चाइल्ड एलिमेंट्स की क्ला जो सीएसएस है उसको बआसानी कंट्रोल कर सकूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैं मुझे चाहिए सिर्फ़ यहाँ पे आईडी। मैंने यहाँ पे हैमबर्गर की आईडी ली और मैं लिखूँगा jQuery, सही है। हैमबर्गर के टैग पे जब कोई क्लिक करे, तो आप ये वाला फ़ंक्शन चला दें। तो फ़ंक्शन में हमें क्या चलाना है? हम फ़ंक्शन में चलाना चाहते हैं, एक क्लास ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे गूगल सर्च कर सकते हैं, अ, ऐड क्लास यूज़िंग jQuery, यानी कि jQuery के ज़रिए हमें क्लास ऐड करनी है। तो यहाँ पे jQuery की जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आपको ये ऐड क्लास का फ़ंक्शन मिल जाएगा। तो ऐड क्लास का फ़ंक्शन बड़ा सिंपल है, सही है। अब आपने एक टैग लेना है कि जिस पे आपने स्टाइल लगाना है। जैसे अभी आपने इसको बताया कि हैमबर्गर पे जब क्लिक होते फंक्शन रन करो, तो इसी तरह अब हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि जब ये फंक्शन रन हो, तो जो हमारे पास हेडर, मैं हेडर की भी आईडी ले लेता हूँ। अगर मैं टैग ले लूँगा तो हो सकता है कहीं और पे भी वेबसाइट पे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हो सकता है उस वेबसाइट पे और भी जगह पे हेडर हो और उसका उस पे भी ये जो है ना स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इस वजह से मैंने इसको एक खास आईडी दी है हेडर मेन्यू की। तो जब भी हमारे पास हमारे पास हेडर मेन्यू की आईडी वाला जो हेडर टैग है, जब भी अ, ये जो है इस पे आप क्लास ऐड करते हैं, ऐड क्लास। और क्लास कौन सी ऐड करनी है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको मैं कर दूँ एक्टिव। मैं इसको एक्टिव की क्लास लगा दूँ, एक्टिव। तो अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। हम इससे ये कह रहे हैं कि जब भी मैं ये आईडी है, मैं इसको सबसे पहले बॉन्ड का साइन लगा दूँ, हैश का साइन। तो जब भी इस आईडी पे क्लिक हो, तो ये फंक्शन रन हो जाए, सही है। तो सेट कर लेता हूँ। तो ये फंक्शन रन हो, और इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में हम ये कह रहे हैं कि ये जो है हेडर मेन्यू, इस पे आप एक क्लास ऐड कर दो एक्टिव की। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं फिलहाल कि काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले फ्रंट एंड पे आता हूँ, एक दफ़ा अपना पेज को रिफ्रेश करूँगा, और अब हमने नज़र रखनी है यहाँ पे, क्योंकि क्लास जो हमने ऐड करी है इस टैग पे, हमने हेडर के टैग पे जो क्लास ऐड करनी है। तो अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, तो यही देखें यहाँ पे क्लास ऐड हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ, तो ये क्लास रिमूव भी हो जाए साथ-साथ। तो हमारे पास वैसे तो एक जैसे ऐड क्लास का हमारे पास एक फंक्शन है, ऐसे एक रिमूव क्लास का भी फंक्शन होता है। लेकिन उससे भी एक बेहतर चीज़ है हमारे पास टॉगल क्लास। टॉगल में क्या होता है कि एक दफ़ा जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर दोबारा आप क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगी। अब मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँगा, तो ये रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह हम जो हमारा मेन्यू का जो ऑन और ऑफ होने की जो जो प्रोसेस है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी हम इस पे क्लिक करें और ये एक्टिव हो, सही है, हमारे पास हेडर एक्टिव हो, हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर डॉट एक्टिव, हेडर डॉट एक्टिव। तो जब ये एक्टिव हो, तो आप क्या करें, आप जो मेन मेन्यू है हमारा, उसको विजिबल कर दें। तो सबसे पहले मैं
वो उससे पहले मैं जो है ना कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे सेट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे जो हेडर का जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, मैं उसको थोड़ा चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे हेडर है, ये फुल विड्थ हो जाए, विड्थ इक्वल 100%। और इसी के साथ-साथ तो अब मैं मेन्यू को सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेज़ के लिए फुल विड्थ करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं मेन मेन्यू को मैं कर दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, सही है? मैंने इसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। और इसके अंदर की जितनी भी नेविगेशन है, तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन मेन्यू है, ये मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन पे आके कैसे लगेगा। तो मैं सबसे पहले आता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट स्टाइल दे देता हूँ, इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि ये दिख सके। तो अब मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, एलिमेंट स्टाइल से क्या होगा, जो टैग आपने सेलेक्ट करा है, ये स्टाइल सिर्फ़ उस पे अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं ये इनलाइन स्टाइल अप्लाई हुआ है, और यानी कि ये सिर्फ़ इसी टैग के साथ है, और इसका क्लास, आईडी, बाकी सबसे कोई वो वास्ता वगैरह नहीं है। तो क्योंकि हम सिर्फ़ अभी इस पे स्टाइल लगा के देखना चाहते हैं, तो मैंने खाली इसी को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि ये विज़िबल हो जाए। अभी चूँकि ये विज़िबल हो गया है, अब मैं इसको विड्थ देता हूँ 100%, ताकि ये फुल विड्थ पे फैल जाए। तो मैं अपने नैव टैग पे आके देखता हूँ, और यहाँ मैंने फ्लेक्स करा, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स व्रैप नहीं दिया। मैं यहाँ पे देता हूँ फ्लेक्स व्रैप, और मैं इसको कर देता हूँ व्रैप। तो अब ये आ गया है बिल्कुल नीचे, सही है? मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस ना हो जाए। मैं यहाँ पे गया और अपनी सीएसएस में जाऊँगा। सीएसएस में जाने के बाद हमारा जो, मेरे ख़्याल से यही वाला है, मगर नहीं, हमारे पास है नैव का, जो नैव का टैग पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है, वो हमें ढूँढना है। और वो ये रहा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सही है। वैसे यहाँ पे देने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस क्योंकि यहाँ पे ये फ्लेक्स की जो चीज़ें वो लाइन से चल रही है, फिर उसके बाद विड्थ आ गई और मार्जिन आ गया। तो एक यहाँ पे एक डिसिप्लिन लग रहा है, बस इस वजह से दे देता हूँ। बाकी आप ऊपर दे दो, आखिर में दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीएसएस काम करेगी। तो अब इसके बाद मैंने जो मेन मेन्यू पे हमारा स्टाइल देना था, वो है यहाँ पे। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मेन्यू है, ये इस पे स्टाइल कैसे लगेंगे। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये हमारे पास जो मोबाइल स्क्रीन पे आके, ये हमारे पास जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हो जाए कॉलम, ताकि ये लिस्ट की तरह ऊपर नीचे आए। फ्लेक्स डायरेक्शन में देता हूँ, उसको कर देता हूँ कॉलम। मैं इसको करना चाहूँगा इसके यूएल पे, क्योंकि हमने इसके यूएल पे फ्लेक्स बॉक्स लगाया है, तो इसके यूएल पे हम देंगे। सही है, यहाँ तक कि ये चीज़ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने यहाँ कोड में आके यहाँ नीचे, क्योंकि ये चीज़ मुझे सिर्फ चलानी मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ से इसको मीडिया क्यूरी के अंदर पेस्ट करूँगा। सही है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 100% है, ये मुझे लगाना है मेन मेन्यू वाली क्लास पे, ताकि ये मोबाइल स्क्रीन पे फुल विड्थ हो जाए, यानी कि पूरे चौड़ाई में फैल जाए। ये मैं दूंगा अपनी मीडिया क्यूरी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखानी है खाली मोबाइल स्क्रीन और टैबलेट स्क्रीन पे। ये भी हो गया। अब इसके बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ डिस्प्ले ब्लॉक कब होगी, जब जो हमारा हेडर है, इस पे हमारे पास एक्टिव की क्लास होगी। सही है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ कि हेडर डॉट एक्टिव क्लास, जब हेडर पे एक्टिव की क्लास हो, तो ही ये काम हो। सही है। मैं यहाँ से बस डिस्प्ले ब्लॉक हटा लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना देता हूँ हेडर डॉट एक्टिव। मैं यहाँ पे, अब हेडर के अंदर जब एक्टिव की क्लास लगी हो, तो उसके अंदर, हेडर के अंदर जो हमारे पास मेन मेन्यू की क्लास है,
उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लॉक, कंट्रोल एस करा। अब इसको आके हम देखते हैं कि ये हमारा जो हैमबर्गर के आइकन है उसके साथ ये काम कर रही है नहीं कर रही। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे मेरा जो मेन मेन्यू था वो दिखा दिया, लेकिन अभी इसने हमारे सोशल लिंक्स नहीं दिखाए। सही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी कुछ सीएसएस दे देता हूँ इसे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अ, हमारे पास मेन मेन्यू में हमारे मेन मेन्यू में क्या है, यूएल है, फिर उसके अंदर एलआई है। मैं एलआई को स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं एलआई को मैं बॉर्डर दे देता हूँ। सही है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100%, ताकि ये भी फुल विड्थ हो जाए। और उसको मैं टेक्स्ट अलाइन, आप चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसको चाहूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और जो मेरे को बॉर्डर का कलर है वो मैंने डिफाइन नहीं करा, तो इसलिए मैंने पूरा ब्लैक ले लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा, या फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं से जो मैंने कलर यूज करा था वो मैं ले लेता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसे सेलेक्ट करके। कॉपी करा, वापस यहाँ पे आया और ये जो हमारा कलर था मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ तक के लिए ये कलर बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिंग भी देखना चाहूँगा, मैंने मार्जिन बॉटम दिया है 5 पिक्सल का। तो मैं यहाँ से मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ एल को, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। सही है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं वापस गया अपने यहाँ कोड में CSS में, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ हमारी उसमें काम करेगी, मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट डिवाइसेस, तो इसलिए इसको मैं मीडिया क्यूरी के अंदर ही दूंगा। तो अब हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, और पेज को रिफ्रेश करने के बाद जब मैं जैसे ही मैं हैमबर्गर के आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये इसने मुझे मेरे सारे जो मेन्यू आइटम्स थे ये दिखा दिए। अब मैं ऐसे ही कुछ जहना में करना चाहूँगा जो हमारे सोशल लिंक्स हैं उनके साथ भी। तो अब मैं उनके साथ क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जब हेडर पे एक्टिव की क्लास हो तो उन्हें भी जो है डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। सही है। हेडर पे मैं कॉमा दे के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम चीज़ अप्लाई करनी है, मुझे उन्हें भी डिस्प्ले ब्लॉक ही करना है। तो जब भी हेडर पे एक्टिव की क्लास होगी तो मैं सबसे पहले वो सोशल लिंक्स की जो क्लास है वो ले लेता हूँ यहाँ से। सोशल लिंक्स की क्लास हमारे पास ये रही। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, वापस वहाँ पे आया CSS में। अब जब भी हेडर में एक्टिव की क्लास हो तो उसके अंदर जो सोशल लिंक्स हैं वो भी अब क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस वहाँ पे आया फ्रंट एंड पे, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास सोशल लिंक्स भी आ गए, लेकिन ये यहाँ पे ये ये वेल अरेंज नहीं हुए हुए अभी। तो अब मैं इनको ज़रा सेट कर लेता हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि जो सोशल लिंक्स हैं वो हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स, और इनकी विड्थ हो जाए 100%। मैं इसको कर लेता हूँ जस्टिफाई, मैं इसको कर दूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन मैं इसको कर लेता हूँ रो। तो ये चीज़ अभी हमारी काम नहीं कर रही, क्यों? मैं वापस ये CSS एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अच्छा, तो क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है तो इस वजह से जो है ना ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो मैं जो सोशल लिंक्स हैं मैं इनको करूँगा खाली डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा मैं। सही है। या फिर हम डिस्प्ले अगर हम फ्लेक्स ब्लॉक करते हैं तो फिर हमें जो है ना मार्जिन और मार्जिन ऑटो ये सब करना पड़ेगा, तो मैं वो सब नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस इतने हिस्से को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और सही है। अब ये हमारा मेन मेन्यू रहेगा डिस्प्ले ब्लॉक, और जो हमारा सोशल लिंक्स हैं वो जाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसको वापस पेज रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं इसको अपना हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो अब ये हमारे पास सोशल लिंक्स आ गए। तो मैं इनको एक और चीज़ करना चाहूँगा, मैं इनको कर लूँगा जस्टिफाई
कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी इनको मैं कर देता हूँ सेंटर। तो ये यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने इसको विड्थ भी नहीं दी हुई। इसको विड्थ दे देता हूँ 100% की। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। और ये मेरी पूरी CSS तैयार हो गई। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और सीधे ले जाके अपने कोड में पेस्ट कर दूंगा। ये रहा हमारा सोशल लिंक, और इसको पेस्ट करा। तो सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करके इसको ब्यूटीफाई कर लेंगे, वापस फ्रंट एंड पे आएंगे और अपना पेज रिफ्रेश करते हैं। अब पेज रिफ्रेश करने के बाद अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास हमारा मेन्यू अब ऑन हो रहा है। सही है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन ये ऑन हो रहा है। वापस मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बंद भी हो रहा है। सही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे एनिमेशन पे। तो एनिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले मैं ये जो हमारा हैमबर्गर है, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ 30 पिक्सल, या मैं इसे कर लेता हूँ 25 पिक्सल। और इस पे जो कलर मैं चाहूँगा वो मैं लोगो वाला ही चाहूँगा कलर। इसको फिलहाल के लिए रेड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से लोगो का कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। लोगो पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको जो है मैं मीडिया क्वेरी से बाहर डालूँ या मैं मीडिया क्वेरी के अंदर भी डाल सकता हूँ। मैं फिलहाल इसको मीडिया क्वेरी के बाहर डाल रहा हूँ। अब मैं इस पे इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सही सही काम कर रहा है, लेकिन अभी इसमें एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसे एनिमेट करते हैं। एनिमेशन के लिए जो मैंने चीज़ करी है वो ये है कि ये जो हमारे पास मेन मेन्यू है, और मेन मेन्यू और इसके साथ है हमारे पास सोशल लिंक। मैंने मोबाइल पे क्या करा है, मैंने इसको कर दिया है मार्जिन टॉप -500 पिक्सल। तो अब इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको ऑन करूँ और मैं इसको अब मैं इस क्लास को मैं चलाऊँ, इस CSS को चलाऊँ, तो अब ये क्या हुआ, ये बिल्कुल ही टॉप पे चले गए, मार्जिन टॉप। और मैंने यहाँ पे डॉट नहीं दिया तो इस वजह से ही सोशल लिंक पे अप्लाई नहीं हुआ। तो अब मैं जैसे इस पे करता हूँ सोशल लिंक, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V करा। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए उसको करते हैं हम, इसको हम किसी तरह से चेक करते हैं कि अगर हम इसको सबसे ऊपर ले जा सकें। मेरे ख्याल से ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक फ्लेक्स एलिमेंट है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो ये मेरे ख्याल से ये भी ऊपर चला जाता। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट इसको हम एक्स एक्सिस पे कर देंगे या वाई एक्सिस पे जब हम करेंगे तो ये माइनस में ऊपर चला जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ब्लॉक के या फ्लेक्स बॉक्स के साथ ही मैं इसको किसी तरीके से इसको ऊपर ले जा सकूँ। मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ -20 पिक्सल, इसको इम्पोर्टेंट करूँ। हाँ, तो अब ये चीज़ ये ना चल रही है क्योंकि पहले से यहाँ पे मार्जिन टॉप है तो इसलिए हमें इसको ओवरराइड करना ज़रूरी था। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर ये ना हो तो ये ऊपर ज़रूर जाएगा। सही है। आप इसको रिफ्रेश करते हैं। अब वापस से हम क्या करेंगे, अपने मेन्यू को सिलेक्ट करा और जो सोशल लिंक है इन दोनों पे हमें कॉमा लगा दिए ताकि इन दोनों पे हम सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकें। अब मुझे इन पे स्टाइल देना है मार्जिन टॉप -500 पिक्सल। तो अब ये क्या होगा, अब मैं इसको एनिमेट करने के लिए मैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन का इस्तेमाल करूँगा। तो जब जैसे ही ये
मार्जिन टॉप से नॉर्मल मार्जिन पे आएगी तो ये स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करेगी। मैं इसको दिखा देता हूँ करके। कंट्रोल सी करा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी मोबाइल टैबलेट डिवाइसेस पे होगा तो इसलिए इसको मीडिया क्यूरी के अंदर पेस्ट करा। और जो हमारे पास नॉर्मल टैग्स हैं मैं इन पे कर देता हूँ ट्रांजिशन पे कर देता हूँ ट्रांजिशन। इस पे कर देता हूँ ऑल 0.5 मैं यहाँ पे देता हूँ ईज। आप यहाँ पे लीनियर भी दे सकते हैं, ईज इन ईज आउट और भी ऑप्शन है। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी तो हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, सही है। और मैं इसको देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ताकि मैं जो पहले CSS है मैं उसको ओवरराइड कर सकूँ। अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास विजिबल नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारी व्यू पोर्ट से ऊपर गई हुई है, -500 पिक्सल, तो यानी कि स्क्रीन से बाहर ही गई हुई है। तो अब मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अब अगर हमारे पास यही दोनों टैग्स हेडर एक्टिव के साथ हों तो क्या होगा? मैं हेडर डॉट एक्टिव, हेडर डॉट, सही है। यानी कि जब हमारा हेडर एक्टिव हो गया, यानी कि जब उसे हमने टॉगल कर लिया, ऑन कर लिया है, तो फिर इन क्लासेस के साथ क्या हो? अब ये तो हमने बता दिया, यह हमने जो बताया ये नॉर्मल स्टेट में, यानी कि अभी हमने हेडर हमारा ऑन हो या ऑफ हो, तो ये जब हमारा ऑफ होगा तब ये चीज़ हमारी ये ना काम करेगी। लेकिन जब हमारा हेडर एक्टिव होगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे मार्जिन 0 पे ले आएंगे। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ मार्जिन, इसको कर लेता हूँ 0 पिक्सल इम्पोर्टेंट, और ये ईज की है ना, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको करा सेव। अब मैं आता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश करा और मैंने ये खोला तो ये मुझे इस तरह से देखने को मिला। तो अब यहाँ पे हमने ट्रांजिशन क्रिएट करी, लेकिन वो ट्रांजिशन वो एनिमेट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हम इसको डिस्प्ले नन से डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि, और जो हमने नॉर्मल कंडीशन में हमने इसको डिस्प्ले नन करा था, अगर हम उसको रहने दें, सही है, अब हम उसको रहने दें तो भी वो दिख नहीं रहा, सही है। पहले तो हमें क्योंकि हाइड करना था तो इस वजह से हमने उसे क्या करा, हमने उसे डिस्प्ले नन करा ताकि वो दिखे नहीं। तो अब वो ऐसे ही नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने उसे मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन -500 पिक्सल का। अब मैं इसको हटा दूं तो ये वापस दिखने लगेगा। ये देखा, ये कितना कितने खूबसूरती से जो है ना ये स्मूथली, बिल्कुल ही स्मूथली ये जो है ना एनिमेट कर रहा है। तो अब क्योंकि इस स्टेज पे अब हम इसको हाइड करने के लिए इसको मार्जिन टॉप -500 पिक्सल दे रहे हैं, तो हमें अब डिस्प्ले नन की ज़रूरत नहीं। और अगर हम डिस्प्ले नन को रखते हैं तो हमारे साथ क्या मसला होगा? हमारे साथ ये होगा कि जो हमारी ट्रांजिशन है वो काम नहीं करेगी। तो हम इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, हम डिस्प्ले नन की जगह इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर सकते हैं। ओपेसिटी को भी हम 0 कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल ही ना दिखे, सही है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो तरीका काम नहीं करेगा। तो अब हम एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और जो हम डिस्प्ले नन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गया? जो ये रहा। अब हम इसको वक्ती तौर के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर हम अपना मेन्यू खोलते हैं तो ये ऐसे स्मूथ एनिमेशन के साथ खुलता है, और स्मूथ एनिमेशन के साथ ही ये बंद भी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बग है, बिल्कुल छोटा सा बग है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो आप जो है ना ये सोशल आइकन्स पे नज़र रखना। तो ये सोशल आइकन्स क्या होंगी? ये एकदम लेफ्ट साइड पे होके फिर ये हमारा जो है मेन्यू हमारा क्लोज होगा, सही है। अब मैं इसको एक और दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल लेफ्ट पे आके फ्री हो रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते ये, क्योंकि देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
उसके लिए जो हमारे पास सोशल लिंक्स हैं, इनमें ये एक्टिव का हटा देते हैं, सही है? तो क्योंकि जब हमारे पास ये हो क्या रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जब हेडर का जो एक्टिव क्लास नहीं है, तो वो क्या कर रहा था, वो जो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स जो हमने एक्टिव के साथ हमने सेट करा था यहाँ पे हेडर एक्टिव के साथ, मैं उसको कंट्रोल सेट करता हूँ, तो ये एक्टिव के साथ सेट हुआ हुआ था। अब जैसे एक्टिव की क्लास रिमूव हुई तो ये जितनी भी CSS थी ये सारी की सारी फेल हो जाती है, ये काम करना छोड़ देती है, ये फिर काम नहीं करती, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे कहा है हेडर डॉट एक्टिव, यानी कि ये तभी काम करेगी जब हेडर के टैग के साथ एक्टिव की क्लास होगी। तो ये चीज़ क्लियर होना बड़ी ज़रूरी है। मैंने गलती से क्लिक कर दिया, तो वापस आते हैं। अब हम यहाँ पे इसको एक्टिव की क्लास में से हटा देते हैं, क्योंकि हम इसको वैसे भी बगैर एक्टिव के साथ भी हम इसको ऐसे ही देखना चाहते हैं, ताकि हमारे डिज़ाइन में ये बग ना आए। मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ये आ गया, सही है? अब मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँगा, तो ये बंद हो गया, दोबारा क्लिक करा, आ गया। अब वो हमारे पास वो जो बग था हमारा कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होके ऊपर एनिमेट हो रहा था, अब वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये आप डेस्कटॉप स्क्रीन साइज़ पे देख लो या फिर इसको आप मोबाइल पे देखें, तो ये हर तरह से बिल्कुल सही काम करती है। मैं इसको दिखा दूँ, और अब यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारा मेन्यू टॉगल भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है, वो भी एनिमेशन के साथ।